ओह! चलिए तो अब देखते हैं अब और कहाँ-कहाँ से महँगाई आ रही है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें गर्मियों से पहले सरकार अब एसी और फ्रिज को सस्ता बनाए रखने की तैयारी में है। इसके लिए भारत ने चीन की कंपनियों से कहा है कि वे भारत में ही कंप्रेसर की फैक्ट्री लगाएँ। इससे सप्लाई चेन लोकल होगी और लागत भी कम रहेगी। ये कदम कूलिंग प्रोडक्ट्स की कीमत कंट्रोल में रखने की दिशा में काफ़ी बड़ा माना जा रहा है। सर, आखिर में सरकार इस कदम को उठाने क्यों जा रही है? देखिए विपुल जी, एक तरफ पीएलआई है, मैन्युफैक्चरिंग की घोषणाएं हैं, पिछले 3 साल में 4 साल में बड़े दावे किए गए भारत में ब्राउन गुड्स की फैक्ट्रीज लगाने के लिए, पीएलआई लगाने के लिए। लेकिन हमारे देश की गर्मियां चीन की मदद के बिना ठीक नहीं हो सकती। यानी जिन भयानक गर्मियों की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मार्च में जो तापमान है वो दिख रहा है, इसे संभालने के लिए और घरों में एसी और फ्रिज के कंप्रेसर्स के लिए भारत आज तक इन सामान्य उत्पादों को बनाने की पर्याप्त क्षमता स्थापित नहीं कर पाया। पिछली बार भी हमने आपको बताया था कि चीन से जो कंप्रेसर भारत में आते थे उनके आने की आपूर्ति की प्रक्रिया खत्म हो गई थी। सरकार ने इसके लिए गुणवत्ता के मानकों में भी कमी कर दी थी और ये कहा था कि अगर आयातित उपकरण आते हैं उन पर गुणवत्ता के मानक लागू नहीं होंगे, जिससे कि कंप्रेसर्स की आपूर्ति बढ़ सके और गर्मी में लोगों को एसी और फ्रिज मिल सकें। लेकिन कीमतें बढ़ने की, बेतहाशा बढ़ने की संभावना है कंप्रेसर और फ्रिज और एसी के कंप्रेसर की शॉर्टेज के कारण। और अब इसलिए केंद्र सरकार थक हार कर चीनी कंपनियों को बुलाने पर मजबूर हो गई है कि वो भारत आएँ। उनका स्वागत है, वो यहाँ आकर हमारे देश के फ्रिज और एसी के लिए कंप्रेसर बनाएं, क्योंकि भारत में करीब कंप्रेसर बनाने वाली जो कंपनियां हैं, जिसमें डाइकिन है, एलजी है, मित्सुबिशी है, इन कंपनियों के पास सीमित क्षमताएं हैं, जबकि भारतीय बाजार काफ़ी बड़ा है और लोकल प्रोडक्शन यूनिट से केवल 35% डिमांड पूरी हो सकती है। आयात के बिना काम नहीं चलेगा। तो कोशिश ही की जा रही कि चीनी कंपनियों को बुलाकर भारत में कंप्रेसर की बनाने की क्षमता स्थापित की जाए। लेकिन आप सतर्क रहिएगा, कंप्रेसर की जो खींचतान मची है, इसलिए इस दौरान गर्मी में एसी और फ्रिज की कीमतें बढ़ सकती हैं, ऐसा लगभग तय लग रहा है। तो बढ़ सकती हैं कीमतें एसी और फ्रिज की भी। तमाम जो है चीज़ों की कीमतें हमने एक साथ महंगाई की जो जुड़ी हुई काफ़ी सारी खबरें जो है आपको बता दी। एक और खबर सुन लीजिए। एटीएम से पैसा निकालना जितना आम हो गया है, उतना ही ये बैंकों के लिए कमाई या फिर घाटे का जरिया भी बन चुका है। एसबीआई ने पिछले साल एटीएम विड्रॉल से 331 करोड़ रुपए कमाए हैं, जबकि कई सरकारी बैंकों को इससे नुकसान हुआ। इसका मतलब ये है कि नेटवर्क, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम और टेक्नोलॉजी का असर सीधा बैंकों की कमाई पर पड़ रहा है। सर, एटीएम फीस से एसबीआई कमा रहा है, बाकी गंवा रहे हैं, और ऐसा क्यों? ये भी आंकड़ा भारतीय बैंकिंग उद्योग के बारे में काफ़ी दिलचस्प है और हमें उस तस्वीर के बारे में बताता है जो तस्वीर दरअसल हमें सामान्य रूप से एटीएम पर जाते हुए पता नहीं चलती। मैं इस चार्ट को देख रहा हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, सारे सरकारी बैंकों ने जो एटीएम लगा रखे हैं उन पर उनको विशुद्ध नुकसान हो रहा है। किसी को पिछले साल 2023-24 का आंकड़ा है, किसी को 200 करोड़, किसी को 66 करोड़, किसी को 188 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा को 212 करोड़ का नुकसान हुआ। केवल एक अकेला स्टेट बैंक है जिसे 331 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 203 करोड़ का नुकसान हुआ और इसकी सबसे बड़ी वजह नेटवर्क है। क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेटवर्क देश भर में सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा जगहों पर मौजूद एटीएम है, इसलिए एटीएम से निकासी पर जो फीस मिलती है उसमें अकेला स्टेट बैंक ऐसा है जिसे थोड़ा फ़ायदा हो रहा है। और इसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक करीब है थोड़ा, जिसका नुकसान 10 करोड़ से कम है। एटीएम सर्विसेज फिलहाल बढ़ी हैं, पर विपुल जी बैंकों के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हो रही हैं। इससे आप ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में बैंक एटीएम फीस बढ़ाने पर के लिए दबाव बनाएंगे, क्योंकि एटीएम चलाने के खर्चे काफ़ी महंगे हैं। एटीएम के लिए रियल एस्टेट लेनी पड़ती है, दुकान किराए पर लेनी पड़ती है, उसके साथ सुरक्षा के, टेक्नोलॉजी के, नेटवर्क के, एयर कंडीशनिंग के इंतज़ाम करने लग पड़ते हैं उस पूरी मशीन को चलाने के लिए। और अंततः ये कैश विड्रॉल जो वहाँ से हो रहा है वो बैंकों के लिए घाटे का सौदा बन रहा है।